गांव सुंदरपुर में एक कच्चा घर था। सुबह का समय, बाहर एक हाथी बंधा था। किशन बाल्टी लेकर उसके पास गया। दरवाजे पर ललिता खड़ी थी। ओ किशन, अब तक हाथी के पीछे पड़ा है, रसोई झाड़ू पोछा सब पड़ा है और तू आराम कर रहा है। भाभी, हाथी को पानी दे दूं, फिर सारा काम कर दूंगा। जब देखो तब बहाना बनाता है, कामचोर कहीं का। भाभी, सुबह खेत पर गया था और हाथी का चारा भी खुद लाया हूँ। चारा लाया तो क्या राजा बन गया? खाना तो खूब पेट भर के खाता है और काम से तेरा मन मरता है। तभी भीतर से रामनिवास बाहर आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। अरे ललिता, थोड़ा आराम करने दे, लड़का सुबह से काम में लगा है। सुनो, ज्यादा बोले तो तुमसे भी सब छीन लूंगी। चुपचाप खड़े रहो। किशन रोज यही सब सुनता था और सवेरे से लेकर रात तक खेत, जानवर, घर का हर काम सब उसी के हिस्से आता था। ललिता के पास हर काम का ताना रहता था और भाई के पास हर बात का मौन। किशन बिना जवाब दिए और बिना किसी उम्मीद के सब सहता था। दोपहर का समय, ललिता हाथ में लाठी लेकर आंगन में खड़ी थी। सुन ओ किशन, हाथी से लकड़ी डुलवानी है, जंगल जा और लकड़ी लेकर आ। जी भाभी, अभी ले जाता हूँ। और सुन, अगर ज्यादा देर हुई तो घर में घुसने नहीं दूंगी। किशन चुपचाप हाथी को लेकर निकल पड़ा। रास्ता कीचड़ भरा था। एक जगह हाथी का पांव गड्ढे में फंस गया। वह तिलमिला उठा और किशन को जोर से धक्का मार दिया। किशन गिर पड़ा, जिससे उसकी पसलियों में दर्द होने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बह उठा और चुपचाप हाथी को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। किशन हाथी को घर लाया और उसे खूंटे से बांध दिया। ललिता वहीं खड़ी थी। देखो रामनिवास, तुम्हारे छोटे भाई ने हाथी का क्या हाल कर दिया। भाभी, रास्ते में हाथी का पांव फंस गया था, इसलिए देर हो गई। ओह, तो अब बहाने बनाना भी सीख गया। मुझे बेवकूफ समझता है क्या? ललिता, थोड़ा समझ के बोलो, चोट लगी है किशन को। चोट लगी है तो मर क्यों नहीं गया? अब किसी काम का नहीं रहा ये। किशन के शरीर में दर्द था और भूख से पेट भी जल रहा था, मगर किसी ने पानी तक नहीं पूछा। वह चुपचाप एक कोने में लेट गया। किशन रात भर बुखार से कांपता रहा, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि वह जिंदा है या मरा। अगली सुबह ललिता फिर से दरवाजे पर खड़ी होकर चिल्ला रही थी। अरे ओ किशन, आज आखिरी दिन है तेरा इस घर में, निकल जा, अब तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। किशन चुपचाप उठा। उसने पुरानी चप्पल पहनी और एक झोले में कपड़े रखे और घर से निकल गया। रामनिवास दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, मगर बोल नहीं पाया। किशन बिना पीछे देखे चला गया। गांव से बाहर जंगल की तरफ का रास्ता। किशन थका हुआ चलता जा रहा था। हाथ में झोला लटका था और माथे से पसीना बह रहा था। किशन गांव छोड़ चुका था। न पैरों में दम बचा था, न मन में कोई उम्मीद। उसका पेट भूख से जल रहा था और प्यास से गला भी सूख रहा था। चलते चलते वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा, जहां एक बूढ़ा साधु बरामदे में बैठा था। हाथ में पीतल का लोटा था, जिससे वह पानी पी रहा था। किशन मंदिर की दीवार से लगकर बैठ गया। ए लड़के, कहां से आया है और इस हालत में क्यों है? कहीं से भी आया हूँ बाबा, अब कोई मतलब नहीं बचा। बेटा, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू कोई भारी बोझ लेकर चला है। बोल, किसने सताया है? घर वालों ने सताया है बाबा। भाभी ने घर से निकाल दिया और भाई ने कुछ नहीं कहा। साधु ने उसके हाथ पैर देखे, जिनमें कमजोरी साफ झलक रही थी। बेटा, दुनिया का बोझ वही उठाता है जिसके अंदर सहने की ताकत होती है, और तुझ में कुछ अलग बात है। मेरे नसीब में तो सिर्फ गाली और मार थी, लेकिन अब सिर्फ अकेलापन है। तू चिंता मत कर बेटा, जो अकेले चलता है वही एक दिन सबसे आगे होता है। मैं कुछ जड़ी बूटी दे देता हूँ, जिससे तेरा बुखार उतर जाएगा। साधु ने पास से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और कुएं से पानी लाकर किशन को पिलाया। किशन ने आंखें बंद कर लीं। उसके शरीर को थोड़ी राहत मिली,
और मन में पहली बार एक अजीब सा चैन आया। अब लेट जा और एक बात कान खोल के सुन। ये जो दुख तुझे मिला है ना, यही तेरा रास्ता बनाएगा। रात हो चुकी थी। मंदिर के कोने में दिया जल रहा था। किशन वहीं चटाई पर लेटा था और साधु पास बैठा था। बेटा, कल सुबह होते ही आगे निकल जाना। तेरी किस्मत तुझसे मिलने को तैयार है। आखिर आप कौन हैं बाबा, जो मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं? मैं वो हूं जो राह दिखाता हूं, लेकिन अब आगे तुझे खुद चलना होगा। अगली सुबह किशन मंदिर से निकलकर पगडंडी पर चल पड़ा। जंगल का रास्ता लंबा और वीरान था। शरीर थक चुका था, पर उसका चलना रुका नहीं। बाबा की बात उसके कानों में गूंज रही थी। लगता है अब और नहीं चला जाएगा। बाबा ने कहा था किस्मत आगे है, पर यह रास्ता तो खत्म ही नहीं होता। चलत चलते उसकी आंखें भारी हो गईं। माथा चकराया और वह सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जंगल के रास्ते से एक शाही काफिला गुजर रहा था। राजा के साथ घोड़े सैनिक और सबसे आगे राजा वीर सिंह खुद घोड़े पर सवार थे। वे शिकार से लौट रहे थे। किशन वहीं सड़क किनारे बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा तप रहा था और सांसें धीमी हो चुकी थीं। तभी सबसे आगे चल रहे सैनिक ने उसे देखा और राजा से कहा, महाराज, रास्ते के किनारे कोई लड़का बेहोश पड़ा है। अच्छा, रुको, देखो कौन है। राजा घोड़े से उतरे और किशन के पास पहुंचे। उन्होंने किशन के चेहरे को गौर से देखा। इसकी हालत बहुत खराब है, कहीं इसकी जान न चली जाए। चलो, इसे महल ले चलो। जी महाराज। सैनिकों ने किशन उठाया और सीधा राजमहल की ओर रवाना हो गए। रास्ते भर किशन बेहोश रहा। किशन के बेहोशी की सूचना पहले ही राजवैद्य को भेजी जा चुकी थी। राजमहल के भीतर किशन एक पलंग पर लेटा था। पास ही वैद्य उसका इलाज कर रहे थे। राजा वहीं खड़े थे। चिंता की बात नहीं है महाराज। लड़का थोड़ा कमजोर है और भूखा भी बहुत रहा है, इसलिए बेहोश हो गया है। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, जब होश आए तो मुझे खबर देना, मैं खुद मिलूंगा। उधर गांव में हाथी एक कोने में चुपचाप खड़ा था। न तो खा रहा था न पी रहा था। उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। ललिता और रामनिवास कुछ दूरी पर खड़े चिंता और झुंझलाहट के साथ बात कर रहे थे। देख लिया ललिता, ये हाथी भी उसी किशन की तरह जिद्दी निकला। जब से वो गया है, इसने कुछ खाया पिया नहीं है। मैं तभी तो कहती थी कि ज्यादा सिर मत चढ़ाओ उस लड़के को। अब भूख तो। हाथी भी उसी की तरह मुंह फुला के बैठा है, मानो हम ही गुनहगार हैं सबके। ललिता, तुमने ही तो उसे घर से जाने को कहा, पर सोचा नहीं था इतना दिल पर ले लेगा। अब ये हाथी कुछ हो गया ना, तो गांव वाले भी हमको ही दोष देंगे। हाँ, कहीं मर ही ना जाए ये भूख से। किशन तो चला गया, अब ये हाथी भी चला गया, तो क्या मुंह दिखाएंगे गांव में। किशन वही तो सबका चहेता था। जानवर क्या, आदमी तक उससे जुड़ जाते थे। लगता है इस हाथी को भी उसकी बहुत याद आ रही है। 2 दिन बाद किशन को होश आया। उसकी आंखें खुली तो सामने सफेद छत दिखी। पास खड़ा सेवक पानी लेकर आया। अब चिंता मत करो, राजवैद्य जी ने कहा है आपको आराम करना है। मैं कहाँ हूँ? आप महाराज वीर सिंह के महल में हो। उन्हीं ने आपको रास्ते से उठवाया था और इलाज करवाया। थोड़ी देर बाद राजा खुद कमरे में आए और किशन के पास बैठ गए। अब तबीयत कैसी है लड़के? ठीक है, लेकिन आप कौन हैं? मैं इस राज्य का राजा हूँ वीर सिंह। तू कौन है और जंगल में यूं अकेला क्यों पड़ा था? मेरा नाम किशन है। मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया? इसके बाद किशन राजा को सारी बात बता देता है। राजा किशन की बातें सुनकर चुप रह गए। उन्हें किशन की आंखों में कुछ सच्चाई नजर आई। ठीक है, जब तू ठीक हो जाएगा फिर सोचेंगे तुझे महल में क्या काम देना है। तब तक आराम कर। महल की दीवारों के बीच किशन का एक नया सफर शुरू हो चुका था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसके नाम को इतिहास बना देगा। राजमहल का एक लंबा बरामदा, जहां कई सेवक सफाई कर रहे थे। एक कोने में किशन बाल्टी और झाड़ू ले खड़ा था।
सामने एक सैनिक उसे काम समझा रहा था। ओ लड़के, आज से तेरा काम यही है कि तू सुबह सबसे पहले आंगन और दरबार की सफाई करेगा। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। और सुन, ज्यादा मुंह मत खोलना, सिर्फ काम करना। ये राजा का महल है, यहाँ गलती की माफी नहीं मिलती। शाम का समय किशन महल के एक कोने में बैठा रोटी खा रहा था। हाथ में मोटी सी सूखी रोटी थी और कटोरी में दाल रखी थी। ओ किशन, ये ले खाट ले, आज तू यही सो जा। आज बाहर वाले कमरे में बाकी राजपुरुष सोएंगे। चलो कोई बात नहीं, जहां जगह मिले वहीं सो लूंगा। धीरे धीरे किशन को महल की रफ्तार समझ आने लगी थी। वह किसी से उलझता नहीं था, बस अपने काम से काम रखता था। कुछ दिन बाद दरबार में अफरा तफरी थी। राजा सिंहासन पर बैठे थे, मंत्री पास खड़ा था। कुछ सैनिक तेजी से अंदर आए। महाराज, बंधुआपुर गांव से खबर आई है कि एक पागल हाथी ने गांव में घुसकर कई घर तोड़ डाले हैं। ये कब हुआ? आज सुबह महाराज, भोर में 4 घर रौंद दिए और 2 लोगों की जान भी चली गई है। ये तो बड़ी चिंता की बात है महाराज। अब क्या किया जाए? पहले ये बताओ कि हाथी अभी कहाँ है? महाराज, वह जंगल की ओर निकल गया है, पर गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई। महाराज, एक बात कहूं। बोल लड़के। अगर आप इजाजत दें तो मैं उस हाथी को काबू कर सकता हूं। दरबार का माहौल गंभीर था। किशन ने साहस दिखाते हुए हाथी को काबू करने की बात कह दी। सभी दरबारी चौंक गए। मंत्री आगे बढ़ा और किशन की ओर घूर कर देखा। ओ लड़के, तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रहा है? चुप रहो मंत्री, पहले लड़के की बात पूरी सुनो। महाराज, मैं हाथी के साथ पला बढ़ा हूं, उसे समझता हूं, उसके दिमाग को पढ़ सकता हूं। अगर मुझे मौका मिला तो गांव को उस हाथी से बचा सकता हूं। और अगर तेरा दावा झूठा निकला तो सजा दीजिएगा महाराज, मगर मुझे यह मौका दीजिए। किशन की बात सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। किसी नौकर ने पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई थी। राजा कुछ देर तक सोचते रहे, फिर सैनिकों से कहा, 2 सैनिक इसके साथ जाओ और बंधुआपुर गांव की हालत देखो। अगर यह लड़का कुछ कर सका तो इसे सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। शुक्रिया महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। महल के बाहर का मैदान था। किशन 2 सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार हुआ और रास्ते की ओर निकल पड़ा। किशन पहली बार महल से बाहर किसी जिम्मेदारी के लिए निकला था। अब यह सिर्फ एक काम नहीं था, यह उसका इम्तिहान था, जहां उसकी मेहनत उसकी पहचान बनने वाली थी। बंधुआपुर गांव का चौपाल, जहां चारों ओर टूटी हुई दीवारें और डरे हुए लोग थे। किशन 2 सैनिकों के साथ गांव पहुंचा। जय राम जी की मुखिया जी, हम महल से आए हैं। महाराज वीर सिंह ने भेजा है। राम राम बेटा, हाल बहुत बिगड़ चुका है। आज सुबह सूरज भी ठीक से नहीं निकल पाया था कि जंगल से एक पागल हाथी सीधा गांव में घुस आया। गांव में कोई आदमी नहीं था जो उसे रोकता। सब थे बेटा, पर कोई पास नहीं गया। उसने 2 घर एक ही झटके में गिरा दिए और 2 आदमी उसमें दब गए। हाथी अब कहाँ गया है? गांव के पीछे जंगल की ओर भाग गया है, पर लौट भी सकता है किसी भी वक्त। किशन की आंखें टूटी छतों और डरे हुए लोगों को देख रही थीं। आप सब घबराइए मत, मैं कोशिश करूंगा उसे रोकने की। बेटा, तू अकेला क्या कर लेगा? वो हाथी तो बेकाबू है। बेकाबू शरीर होता है, मन नहीं। मैं जानता हूं कैसे काबू पाया जाता है ऐसे जानवर पर। मुझे बस थोड़ा समय दीजिए। किशन ने लंबी सांस ली और उस पगडंडी की ओर देखने लगा, जहां से खतरा लौट सकता था। अब गांव की उम्मीद किशन पर टिकी थी। तभी हाथी की गर्जना दूर से सुनाई दी। लोग डर के मारे छिप गए। किशन अकेला मैदान की ओर बढ़ा। ओ लड़के, सोच ले, अभी भी वक्त है। नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाथी सामने आ चुका था। उसकी चाल तेज थी और आंखें लाल थीं। किशन ने ढोल उठाया और बजाना शुरू किया। आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। हाथी रुक गया। मुझे पहचान, मेरे पास आ, मैं तुझे जानता हूं। हाथी धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी आंखों की आग ठंडी पड़ने लगी।
किशन उसके पास गया और उसके माथे पर हाथ रखा। ये लड़का तो चमत्कार कर गया। गांव बच गया और साथ ही किशन ने खुद को भी साबित कर दिया था। कुछ समय बाद बंधुआपुर गांव के चौपाल पर गांव वाले जमा थे। किशन हाथी की रस्सी पकड़े खड़ा था। 2 सैनिक घोड़े के पास खड़े थे। बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने आज गांव को बचा लिया। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अब देर न करें, चलिए किशन, महाराज को खबर देना जरूरी है। किशन ने हाथी को हल्के हाथ से छुआ और फिर धीरे धीरे महल की ओर निकल पड़ा। गांव वालों की नजरें तब तक उस पर टिकी रहीं जब तक वह ओझल नहीं हो गया। राजमहल का दरबार लगा था। राजा सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री और दरबारी दोनों तरफ खड़े थे। महाराज, किशन लौट आया है और साथ में हाथी भी है। तुरंत अंदर बुलाओ। किशन महल के अंदर पहुंचा। हाथी बिल्कुल शांत खड़ा था। दरबार में सन्नाटा था। सब किशन को देख रहे थे। कहो लड़के, गांव का क्या हाल है? महाराज, गांव अब सुरक्षित है और हाथी अब काबू में है। तूने ये कैसे किया? महाराज, जानवर को डर से नहीं भरोसे से जीता जाता है, और वही मैंने किया। राजा ने कुछ देर उसे देखा, फिर सैनिकों को इशारा किया। 2 सैनिक सोने के सिक्कों से भरी थाली लेकर आए और राजा ने उसे किशन के सामने रखवा दिया। ये तेरे साहस और समझदारी का इनाम है। अब तू सिर्फ एक नौकर नहीं, मेरा मित्र है। शुक्रिया महाराज। किशन ने सिक्के उठाए, मगर आंखों में चमक नहीं थी। उसके लिए ये सिर्फ मेहनत का फल था। किशन ने उन पैसों से एक बड़ी दुकान खोली। अब उसने एक नई शुरुआत की थी, एक व्यापारी के रूप में और एक नई पहचान के साथ। उधर सुंदरपुर गांव की गलियां सूनी थीं, खेत उजड़ चुके थे, घर की छत टपकने लगी थी। ललिता एक कोने में बैठी थी और रामनिवास दरवाजे के पास खामोश बैठा था। जब से किशन गया था, घर जैसे सुनसान हो गया था और उधार बढ़ता जा रहा था। अब क्या होगा रामनिवास? हमारे पास में ना पैसा है ना कोई काम। कुछ समझ नहीं रहा। अब तो दुकान वाले भी उधार नहीं दे रहे। तभी एक लड़का अखबार लेकर आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। काका देखिए, इसमें किशन भैया का नाम छपा है। अब वो बहुत बड़े व्यापारी बन गए हैं। क्या किशन? हाँ, वही जिसे हमने घर से निकाला था। दोनों की आंखें भर आईं। उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। दोपहर का समय था। दोनों पुराने कपड़े पहनकर किशन के कस्बे की ओर पैदल चल पड़े। क्या वो हमें माफ करेगा? अब माफी नहीं, सिर्फ सर झुकाना बाकी है। रास्ता लंबा था। दोनों जंगल के रास्ते होते हुए किशन की दुकान के पास पहुंचे। किशन की दुकान के बाहर भीड़ थी। सामने कुर्सी पर किशन बैठा था। दोनों उसके पास पहुंचे। किशन, कहिए भाभी। अब कुछ नहीं बचा किशन, घर उजड़ गया है, इसलिए हम तुझसे मदद मांगने आए हैं। किशन उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में पुराने दिन के सारे दृश्य एक पल में घूम गए। मदद? जब घर में था तब तिरस्कार किया, अब क्यों तुम्हें अपनापन याद आ गया? हमसे गलती हो गई किशन। अब कुछ समझ में नहीं रहा है। चाहे जैसे सजा दे, लेकिन हमें अपना ले। हम बुरी तरह कर्ज में डूब गए हैं और गांव का सेठ हमारे खेत हथियाने को तैयार है। किशन ने सेवक को इशारा किया। वह 2 थैले लाया। एक में अनाज था, एक में रुपये। ये ले जाइए, इससे शायद कुछ दिन की राहत मिल जाए, मगर जिस दर्द से मैं गुजरा हूँ उसकी माफी अब मेरे पास नहीं बची। बड़ा आदमी बन गया है तू किशन, अब पहचानना भी छोड़ दिया। बड़ा मुझे समय ने बनाया है और तकलीफों ने तराशा है। तुमने तो बस धक्का दिया था। ललिता और रामनिवास चुप थे। शर्म से या क्रोध से, यह साफ नहीं था। उन्होंने थैले उठाए, बिना एक शब्द कहे वहां से चल दिए। न पीछे मुड़े, न किशन ने उन्हें रोका। किशन अब आत्मनिर्भर था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं थी। उसकी आंखों